ओके देन फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। स्क्रीन नज़र आ रही है? अच्छा, लास्ट क्लास में ना हमने ख़त्म किया था एरर्स के ऊपर ना कि हमने चेक किए थे किस तरह से हमारे जो मॉडल्स होते हैं उनको इवैल्यूएट हम कैसे करते हैं। मुख्तलिफ मैट्रिक्स होते हैं बेसिकली, उनको हम चेक करते हैं। जिस तरह हमने देखा था मीन एब्सोल्यूट एरर था, मीन स्क्वेयर रूट एरर था, रूट मीन स्क्वेयर एरर था और आर स्क्वेयर स्कोर वगैरह था। ये हमने कंप्यूट किए थे और उनकी वैल्यूज़ वगैरह चेक की थी। और लास्ट टाइम जो हमने मॉडल जिसको देखा था बिहाइंड द सीन्स कैसे उसकी मैथ काम कर रहे होते हैं, सारा रिग्रेशन का ही मॉडल था, लीनियर रिग्रेशन के नाम से। ओके, मैं स्क्रीन ज़ूम इन करता हूँ। अच्छा, मैं बता रहा था कि लास्ट टाइम हमने ना लीनियर रिग्रेशन मॉडल को देखा था कि किस तरह से लीनियर रिग्रेशन मॉडल की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या थी और देन उसके बाद उसको हम किस तरह से उसके थीटा और एक्स वगैरह कैलकुलेट करते थे और फिर किस तरह से हम उसके यानी कि फीचर्स का सम करते थे और फिर फाइव टाइम हम उसमें ऐड करते थे, यानी कि जो वेट सम होता था। और देन उसके बाद हमने उसको ग्राफिकली भी देखा था किस तरह से लीनियर रिग्रेशन की लाइन थी और हमने जो डाटा पॉइंट्स थे उनको बेस्ट फिटेड लाइन के क्रॉस यानी कि ड्रॉ करके भी देखा था कि किस तरह से वो काम कर रहे थे और कितने अच्छे से हमारी लाइन जा रही थी या नहीं जा रही। तो फिर आखिर पे हमने ये मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वायर एरर के निकाल के हमने अपने मॉडल की इवैल्यूएशन की थी या कहने मैट्रिक्स चेक किए थे कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये चार किस्म के हमारे पास कहने के मैट्रिक्स होते हैं जो मोस्टली हम रिग्रेशन के टास्क में देख रहे होते हैं। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के नाम से। अच्छा, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है इसको हम ना लॉग रिग्रेशन भी कहते हैं कि इसमें लॉग का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये भी कहने के सिंपली जिस तरह हमारे पास लीनियर रिग्रेशन था उसकी तरह जो होता है उसी की तरह काम कर रहा होता है। सिर्फ इसमें क्या होता है, बजाय इसके कि ये हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ देने की बजाय ये हमें उसको क्लासीफाई कर रहा होता है, यानी कि ये क्लासिफिकेशन टास्क के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ये कहने की जिस तरह हमारे पास बता रहा था प्रोबेबिलिटी शो करता है कि आया जो हमारे पास ईमेल आई थी कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, 50% प्रोबेबिलिटी है, 60% है, 70% है कि वो स्पैम होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली ये कहने बाइनरी क्लासीफायर है बेसिकली, और वन और ज़ीरो, यानी कि अगर ईमेल हमारी स्पैम नहीं थी तो वन ये आंसर दे देगा और अगर ईमेल स्पैम थी तो वो ज़ीरो आंसर दे देगा, यानी कि उसको क्लासीफाई करने की कोशिश करता है। जी जी, ओके, मैं ट्राई करता हूँ आस्था बोलने की। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मैं बता रहा था कि हमारे पास ना सिग्मॉइड फंक्शन होता है एक, ये इसे कह लें कि मैथमेटिकल नोटेशन भी है, ये इसका फार्मूला। ये हमें ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारे पास बिल्ट इन कहने के लाइब्रेरीज में से फंक्शन होते हैं। हम उसको देख सकते हैं डायरेक्टली प्रिंट आउट करके इस तरह से। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, पहला हमने इस सिग्मॉइड फंक्शन को ना जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसको हमने ना ग्राफ की सूरत में जनरेट करके इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। अच्छा, अब ये ग्राफ हमारे पास क्या कह रहा है, ये ग्राफ हमारे पास ये कह रहा है जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ये चीज़ों की प्रोबेबिलिटी कर रहा होता है, प्रोबेबिलिटी की बेस पे चीज़ों को क्लासिफाई कर रहा होता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास चीज़ों को ना 0 और 1 की फॉर्म में ना अलग-अलग कर देते हैं। अब जैसे अगर हम इस केस में देखें तो हमारे पास जब t की वैल्यू 0 थी तो इसने इसे यहाँ पे ना एक डिसीजन बाउंड्री लगा दी, यानी कि यहाँ पे क्या है ना 50% इसकी यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पे कोई चीज़ लाई करेगी तो वो एक 50-50% उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, या तो वो लेफ्ट साइड पे लाई कर रही है या 50% प्रोबेबिलिटी होगी राइट साइड पे लाई कर रही है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो मॉडल 50-50 सिचुएशन में होगा। जिस तरह इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे सम टाइम हम अपने किसी फ्रेंड से पूछते हैं कि तुम्हारा बर्गर खाने का दिल कर रहा है या पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, तो वो 50-50 होता है कि मैं नहीं आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का भी दिल कर रहा है, फिर 50-50 होती है कि अगर नहीं मुझे लग रहा है कि हमें बर्गर खाना चाहिए। तो इस तरह 50-50 वाली सिचुएशन है। तो इन केस अगर हमारे पास उसका ज़्यादा जो दिल है वो किसकी तरफ हो कि बर्गर की तरफ हो कि मैंने बर्गर खाना है,
तो लेट्स से हम कहते हैं कि बर्गर वाली जो साइड है वो ये राइट साइड पे है। तो इसका मतलब है कि अब वो क्या करेगा, 80% वो एम्फसाइज करेगा इस चीज़ पे, नहीं हमें बर्गर ही खाना चाहिए। जो सिग्माइड फंक्शन है बेसिकली ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज़ होता है प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए और उसको क्लासीफाई करने के लिए। अच्छा, उसके बाद इस शुरू में हम देखें तो हमारे पास ना जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है उसकी मैथमेटिकल, जिस तरह हमने लास्ट टाइम लीनियर रिग्रेशन की मैथमेटिकल फॉर्म देखी थी, वेक्टर फॉर्म देखी थी, इसी तरह इसकी हमारे पास क्या है वेक्टर फॉर्म है सिग्मा एक्स ट्रांसपोज ऑफ थीटा। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो अगर इसकी वैल्यू जब 0.5 थी, 0.5 से कम थी, इसका मतलब वहाँ पे हमारे पास जो टी की वैल्यू थी वो भी क्या थी, लेस देन जीरो आ रही थी। ये देखिए टी लेस देन जब जीरो है तो उस टाइम हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो भी क्या 0.5 से कम है। और जितना हमारे पास देखें ये वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है उतना वो उसकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होती जा रही है कि हमारे पास जो वैल्यू होगी वो गिवन क्या है, जीरो है। यानी कि अगर मैं ईमेल की बात करूँ स्पैम की और नॉट स्पैम की, तो मेरे ख्याल से जब स्पैम होगी तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, और जब वो कहेगा कि ईमेल स्पैम नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती जा रही है टी की, उतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट होता जा रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ज़ीरो है, यानी कि हमारे पास जो ईमेल है वो स्पैम है। यानी कि हमारे मॉडल में जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, नेगेटिव वैल्यू जैसे ये जीरो के जितनी करीब आती जा रही है, तो वहाँ पे हमारा जो मॉडल है वहाँ पे 50% हो गया, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 100% से कि वैल्यू उसकी जीरो की बजाय क्या होगी, हो सकता है वो यहाँ पे 50% में जाके कह रहा हो कि इसकी, अब वो कन्फ्यूज़ हो के ईमेल हमारी स्पैम है या नहीं है इस पॉइंट पे, जब टी एग्जैक्टली जीरो के इक्वल। इसी तरह अगर हम देखें जब हमारी वैल्यू टी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से ज़्यादा है, यानी कि ज़ीरो से टू की तरफ जा रहा है, फिर फोर और सिक्स की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम हमारे पास जो सिग्मा ऑफ टी की वैल्यू आ रही थी वो 0.5 से ऊपर जा रही है। तो ये 0.5 से जैसे जैसे इंक्रीज़ करती जाएगी तो इसकी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो वन होने की चांस ज़्यादा हो, यानी कि जब हमारे पास इस एरिया में इस रीजन में अगर कोई ईमेल लाई करती है तो मॉडल फ़ौरन से उसको कह देगा कि ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी वन है, यानी कि 100% वो श्योर होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी वन है और इसका आंसर वन, और ये जो ईमेल है स्पैम नहीं है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ एक मिनट। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हमारे पास जितनी ज़्यादा वैल्यू उसकी पॉजिटिव होएगी उतनी ज़्यादा मॉडल की प्रोबेबिलिटी बताने की कि वो क्लास वन में रिलाई कर रहा है, यानी कि उसकी वाई की जो वैल्यू प्रेडिक्ट करता है सिग्मा की, वो उतनी ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस उसमें आ जाएगा कि उसकी वैल्यू जो है वन है, यानी कि ईमेल स्पैम नहीं है। और जितनी ज़्यादा वैल्यू हमारे पास टी की नेगेटिव साइड पर जाती जाएगी उतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस होता जाएगा उसमें मॉडल के अंदर कि जो हमारे पास ईमेल थी वो स्पैम थी, यानी कि उसकी वैल्यू जीरो के करीब जा रही है। नेगेटिव साइड में मैं यही बता रहा था कि हमारे पास देखें अगर नेगेटिव साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो दरमियान में लाइन है ना, एक आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी और एक आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी। ये वैल्यू है जो ये एक्स एक्सिस के लिहाज से टी की वैल्यू है जीरो पे, एग्जैक्टली जीरो पे। जब हम इस लाइन से इस साइड पे जाते हैं तो ये पॉजिटिव साइड पे है, और जब इस लाइन से इस साइड पे आते हैं तो नेगेटिव साइड पे। अब अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें तो नेगेटिव साइड पे जो आपको ब्लू सी लाइन नज़र आ रही होगी ये आस्ता आस्ता ऊपर जा रही है, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू आस्ता आस्ता इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि 0.50 तक यहाँ पे पहुँची है। अब हमारे पास जैसे-जैसे कहलें कि ये लाइन जब ऊपर की तरफ ग्रो किया है, तो उस टाइम हमारे पास देखें अगर हम तो टी की जो वैल्यू थी उस पॉइंट पे वो भी हमारे पास माइनस में कम होती गई। यानी कि जितनी हमारी वैल्यू ज़ीरो के करीब होती जाएगी नेगेटिव साइड से, उतना जो हमारा मॉडल है वो ईमेल को उतने अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि वो स्पैम है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो जाके 0.5 पे एग्ज़ैक्टली ज़ीरो पे पूरे 50-50% प्रोबेबिलिटी आ गई है कि ईमेल्स को वो स्पैम में डालें या ईमेल को स्पैम में ना डालें। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, जितनी उसकी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी टी की, उतनी ज़्यादा हमारा मॉडल कॉन्फिडेंट होगा कि हमारे पास जो उसका आंसर है वो क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, यानी कि जो ईमेल है वो स्पैम है।
ये पॉइंट क्लियर हुआ है थोड़ा? हाँ, 0.25 तक वो मैक्सिमम कह रहा है कि स्पैम है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और कन्फ्यूजन हो रही है। ये बेसिकली आप समझ लें जो ये वैल्यूज़ हैं ना, इनको आप ना एज़ अ कहने के परसेंटेज ट्रीट कर लें कि 25% तक मॉडल यहाँ पे, यहाँ पे 50% तक कहने के होगा। या इसको ना हम एक और तरीके से समझते हैं। बेसिकली जो हमारा मॉडल होता है ना ट्रेनिंग करने का, वो ये होता है कि हमारे पास जो वेक्टर की वैल्यू है ना थीटा की, मॉडल इस तरह से एस्टिमेट करे कि उसकी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी ना 1 के लिए, वो हाई हों प्रोबेबिलिटीज़ की, और 1 पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव इंस्टांस के लिए, वो हमारे पास क्या है, 0 हो। बिल्कुल ये चार्ट तकरीबन इससे मिलता-जुलता बनता है। आगे हम रियल डेटा सेट पे चार्ट अप्लाई करके देखते हैं। हो सकता है उससे आपको ना बेहतर आइडिया हो जाए। जैसे हमने आइरिस का डेटा सेट, जिससे आप फ़ैमिलियर होंगे, हमने आइरिस का डेटा सेट लोड किया है। तो उसमें आपको पता है कि आइरिस के डेटा सेट में 3 किस्म के फ्लावर्स होते हैं, आगे सेटोसा का, versicolor का और वर्जिनिका का। अब इसमें हमने क्या किया, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को कॉल किया, उसको ट्रेन किया, और हमने उसमें सिर्फ जो पेटल की विड्थ है उसकी वैल्यूज़ पे हमने इसको देखना चाह रहे हैं कि पेटल की विड्थ की वैल्यू पे हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि आया जो हमारे पास फ्लावर होगा वो वर्जिनिका टाइप का होगा, सेटोसा टाइप का होगा, या वर्सिकुलर टाइप का होगा। उसके लिए हमने क्या किया, हमने जो वाई हमारा जो टारगेट था, टारगेट को भी हमने सिर्फ वर्जिनिका पे रख दिया, यानी कि आपने सिर्फ द डिस्ट्रिक्ट रिएक्शन ने सिर्फ उन मॉडल्स को, उन फ्लावर्स को चूज़ करेगा जिसमें क्या है कि पेटल की जो विड्थ होगी वर्जिनिका के बराबर होगी, यानी कि टारगेट वेरिएबल को हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद हमने इसको ट्रेन किया, और देन इसको हमने जब ग्राफ के थ्रू जनरेट किया, तो अब आपको ये नज़र आ रहा होगा प्रोबेबिलिटीज़ ना 2 तरह की चल रही होती हैं। जिस तरह अभी, अच्छा, जो ऊपर ईमेल वाली समझ नहीं थी आ रही ना साथ, तो उसमें ये था कि हमारे पास क्या है ना कि ये वाली एक लाइन भी ईमेल स्पैम में ना मौजूद नहीं थी। अभी इस ग्राफ से आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा इसका। अच्छा, इसमें हमारे पास ये है कि हमने कहा कि हम जो पेटल की विड्थ है उसकी बेस पे ये चीज़ पता करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो फ्लावर था वो किस टाइप का है, कि वो वर्जिनिका टाइप का है उस या नहीं है। जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को अपना सारा डाटा दिया पेटल विड्थ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जब हमने उसके सिग्मॉइड फंक्शन को कहने हैं ग्राफ को जनरेट किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, तो उसने हमें ये एक डिसीजन बाउंड्री भी दे दी है, और साथ में उसने हमें एक प्रोबेबिलिटी कर्व भी दिखा दी है, सिग्मॉइड फंक्शन जिसको हम कहते हैं एस शेप में। तो अब इसकी, यहाँ से हम इस ग्राफ को समझते हैं कि इस ग्राफ से किस तरह देख के हमें पता लग रहा है कि उसने क्या प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड की हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ निकाली हैं। अच्छा, इसमें ना हमारे पास ये जो ट्रायंगल शो कर रहे हैं ना ऊपर, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास आइरिस वर्जिनिका है। और ये जो आपके पास जो बाकी फ्लावर आते हैं ना, आइरिस सेटोसा कह लें या जो आइरिस वर्सिकुलर था, हाँ आइरिस वर्सिकुलर, बाकी दोनों जो हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में है आपके पास ना, ये स्क्वायर की फॉर्म में। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास आइरिस वर्जिनिका, उस हमारे मॉडल ने ये डिटेक्ट किया है जब वो ट्रेन हुआ है कि उसकी जो वैल्यूज़ थी ट्रायंगल की, ट्रायंगल की जो वैल्यू थी जब वो 1.4 ऑलमोस्ट, ये 1.5 है ना, तो यहाँ पे ये 1.4 की सीध में अगर हम देखें तो 1.4 से लेके ऑलमोस्ट 2.5 तक हमारे पास अगर पेटल की विड्थ इतनी हो, तो हमारे पास क्या होता है, वो फ्लावर आइरिस वर्जिनिका टाइप का होगा। इसी तरह जो बाकी दोनों किस्म के फ्लावर्स हैं उनकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 0.1 से स्टार्ट होके 1.8 तक ख़त्म हो रही है, या 1.7 आप कह लें। बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जांपल से भी हम ये ट्रीट कर रहे हैं कि फ्लावर्स को हम ना क्लासीफाई कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये बता रहा था कि हमारे पास क्या हुआ है, ये बात तो आपको समझ आ गई ना कि हमारे पास
पेटल की जो विड्थ है जब वो यहाँ पे 1.4 से लेके 2.5 तक होगी तो वो हमारे पास फ्लावर क्या आया, आइरिस वर्जिनिका आएगा, ये हमारे मॉडल ने बताया। इसी तरह हमारे मॉडल ने ये बताया कि अगर 0.1 से लेके 1.6 तक अगर हमारे पास 1.7 तक पेटल की विड्थ जा रही है तो वो बाकी किसी किस्म का फ्लावर होगा। लेकिन अगर आप इसमें हम एक चीज़ देखें तो हमारा मॉडल पे यहाँ पे जो ये जगह है 1.5 से लेके ऑलमोस्ट 1.8 तक आप कह लें, इस जगह पे दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे। यानी कि हमारे पास जो मॉडल है उसने आइरिस वर्जिनिका को भी यहाँ पे डिटेक्ट किया और इसी पे यहाँ पे किसी दूसरी स्पीशी को भी डिटेक्ट किया। तो अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे-जैसे जब हमारे पास जो वैल्यू थी और ये हमारे पास जो इसने डॉटेड लाइन लगा दी है, देखिए उसने वो दरमियान में लगा दी। अब उसने वो दरमियान में क्यों लगाई है कि 1.6 पे उसने कहा ऑलमोस्ट कि हमारे पास जो 1.6 है उससे अगर वो, क्योंकि अब उसने डिसीजन बाउंड्री लगा दी थी ना कहीं न कहीं पे, तो उसने कॉन्फिडेंस हासिल करना था ना मॉडल ने कि अगर इससे वैल्यू कम होती है तो मैं कहूँगा कि वो दूसरी किस्म के फ्लावर है कि आइरिस वर्जिनिका नहीं है, और अगर इससे ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि मैं वो 100% क्या आइरिस वर्जिनिका ही फ्लावर है। अच्छा, अब इस डिसीजन बाउंड्री को हम समझते हैं कि ये कैसे है। अगर हम देखें इस डिसीजन बाउंड्री से पहले तक तो हमने कहा कि इससे पहले आइरिस वर्जिनिका नहीं है। तो देखिए आइरिस वर्जिनिका की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये कर्व शो कर रही है। अब ये कर्व हमें क्या बता रही है, ये अगर मैंने आपको कहा था ये हमारे पास लेट्स से परसेंटेज थी। अगर ये परसेंटेज है तो देखें जब आइरिस वर्जिनिका की 100% प्रोबेबिलिटी कब है कि आइरिस वर्जिनिका या मॉडल हमारा 100% कब कॉन्फिडेंट है, इस पॉइंट पे देखें ना इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि 100% कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास इस हिस्से में जो फ्लावर आएँगे वो सारे क्या आएँगे, पेटल भी क्योंकि अगर इस हिस्से में है तो वो आइरिस वर्जिनिका ही है। और दूसरा इसमें हमारे पास अगर हमारे पास जो उसकी वैल्यूज़ हैं इससे कम थी, जब डिसीजन बाउंड्री से 1.6 से कम जब हमारे पास वैल्यू जा रही थी तो उस टाइम हमारे पास देखें मॉडल की जो प्रोबेबिलिटी रेशियो है वो कम हो जा रही है। यहाँ पे वो 20% कॉन्फिडेंट है, यहाँ पे वो 40% कॉन्फिडेंट है, और यहाँ पे देखें बिल्कुल 0% कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास जो फ्लावर दिया गया है वो क्या है, आइरिस वर्जिनिका का है। इसी तरह अगर हम देखें दूसरी लाइन थी जो नॉट आइरिस वर्जिनिका की, तो जहाँ पे आइरिस वर्जिनिका होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है, वहाँ पे आइरिस वर्जिनिका ना होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। यानी कि हमारा मॉडल वहाँ पे 100% श्योर है कि वो हमारे पास जो फ्लावर है उसकी जो पेटल विड्थ है उसमें अंदाज़ा लगा रहा है कि आइरिस वर्जिनिका नहीं है, और वो देखें वो हमने डॉटेड लाइन शो की और ये डॉटेड लाइन जा रही है। और अब देखें जब कोई फ्लावर 100% हमारा मॉडल जब श्योर हो गया तो आइरिस वर्जिनिका है, तो उस टाइम उसकी नॉट वर्जिनिका होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी है, 0 पे जा रही है, यानी कि 0% हो रही है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई है कि किस तरह से हमारा लॉजिस्टिक जो रिग्रेशन मॉडल था, किस तरह से वो कह लें कि इसको क्लासिफ़ाई कर रहा होता है, और डिसीजन बाउंड्रीज़ किस तरह से क्रिएट होती है, और किस तरह से प्रोबेबिलिटी कह लें कि हम ग्राफिकली देख सकते हैं। या ये रिपीट कर दूँ मैं? एनीवन? अच्छा, मैं ये रिपीट कर देता हूँ। मैं ये बता रहा था, बल्कि साथ एक चीज़ और देख के फिर आपको इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा, हमने कहा था कि हमारे पास क्या, कि जब हमारे पास डिसीजन बाउंड्री ये बता रही है कि अगर 1.7 है, यही 1.6 थी, 1.6 पे डिसीजन बाउंड्री थी, 1.6 से अगर भरा पेटल की विड्थ होगी तो हमारे पास आइरिस वर्जिनिका ट्रू होगा, यानी कि 1 होगा। और अगर इसकी वैल्यू जो है 1.6 से कम होती है, जैसे 1.5 है, तो उस टाइम वो आइरिस वर्जिनिका की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो भी 50% से लेस है, तो इसलिए वो उसको क्या कर देते हैं कि नॉट आइरिस वर्जिनिका कंसीडर करते हैं कि फॉल्स हो गया। तो अगर हम इसकी बेस पे प्रेडिक्ट करें तो देखिए हमने जब 1.7 वैल्यू प्रोवाइड की है उसको, तो उसने इसको ट्रू किया, यानी कि आइरिस वर्जिनिका है। और जब हमने 1.5 वैल्यू प्रोवाइड की है जो कि इसकी लेफ्ट साइड पे थी, उस टाइम उसने इसको फॉल्स किया, यानी कि इस टाइम उसने कहा कि हमारे पास जो फ्लावर है वो आइरिस वर्जिनिका का नहीं है।
सर एक्सक्यूज मी, जी, जी। आप क्या हमें वो दिखा सकते हैं ऊपर जो लिखी हुई है, जो इंपोर्ट किया आपने मॉडल और उसके जो फंक्शंस हैं, काइंडली उसकी भी थोड़ी डिटेल बता दें, क्योंकि आपने डायग्राम से तो हमें जो ग्राफ है उससे तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ ओके, ओके मैम, जो इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें प्लीज़। ओके, ओके मैम। अच्छा, इसमें हमारे पास हमने एसकेलन से लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल क्या इंपोर्ट किया था, टेस्ट ट्रेंड्स के फंक्शंस इंपोर्ट किए थे। हमने पेटल विड्थ की जो वैल्यूज़ थी उनको हमने सेलेक्ट किया था। फिर उसके बाद हमारे पास जो टारगेट के लिए था उसके लिए हमने वर्जिंका को सिलेक्ट किया था। वर्जिंका की सिर्फ एक कहने जो स्पीशीज़ थी उसको टारगेट करने के लिए, यानी कि उसको क्लासिफाई करने के लिए हमने सिर्फ टारगेट में उसकी वैल्यू वर्जिंका सेलेक्ट कर दी थी। देन टेस्ट ट्रेंड्स फिट के फंक्शन से हमने इसको कहने के ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में डिवाइड कर लिया था। उसके बाद ये फंक्शन जब कॉल किया इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और उसके बाद हमने मॉडल को फिट करा लिया डॉट फिट के फंक्शन से। देन उसके बाद हमने एक्स न्यू को कहने के फंक्शन बना लिया, वेक्टर को कहने के रीशेप वगैरह करने के लिए। फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जब एक्स न्यू के ऊपर हमने डॉट प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी के फंक्शन से हमने एक्स न्यू के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाली। बाकी डिसीजन बाउंड्री है जो उसको बता दिखाने के लिए हमने उसको बता दिया कि 0.5 तुमने क्या करना है, डिसीजन बाउंड्री लगा देनी है, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी के ऊपर। एक मिनट कॉल आ गई। अच्छा सॉरी फॉर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसके बाद मैं बता रहा था कि हमारे पास ये हमने बी यानी कि कह लें कि ब्लू कलर होएगा डॉटेड लाइन जनरेट करने के लिए, उसको हमने डबल डैश दे दी। और उसके बाद हमने इसको इधर ग्रीन कलर करने के लिए और एक सिंगल लाइन जनरेट करने के लिए सॉलिड हमने सिंपल डैश कर दे दिया। बाकी लेबल्स को दें कि इसलिए कि वो बता रहा है कि जो हमारे पास लाइन है उसका जो लेबल है वर्जिंका की प्रोबेबिलिटी है, और दूसरी जो था वो हमारे पास नॉट आयरस वर्जिंका की प्रोबेबिलिटी है। देन उसके बाद हमने इसको प्लॉट कर दिया सिंपली, और डिसीजन बाउंड्री वगैरह का भी लेबल लगा दिया। बाकी सिंपल कहने के जो प्लॉट के फंक्शन होते हैं उन्हीं को कॉल किए है और लेबलिंग वगैरह की है, और देन ग्रिड ऑन करके पीएलटी डॉट शो करके हमने उसको ग्राफ को शो करा दिया, जनरेट कर दिया। अच्छा, इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब हम दो वैल्यूज़ को लेके ना कहने के देखते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ एक फीचर को लेके प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ना कि हमारे पास जो फ्लावर है वो आइरिस वर्जिनिका का है या नहीं है। तो सेम उसी तरह हमने क्या किया, पहले से हम पेटल की विड्थ ले रहे थे, अभी हमने 7 पेटल की लेंथ ले ली एक्स पे, और वाई के लिए हमने उसी तरह सेम रहने दिया वर्जिनिका को। उसके बाद हमने सिंपली उसी तरह लॉग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल कॉल किया, टेस्ट ट्रेनिंग सेट को हमने डॉट फिट के फंक्शन से मॉडल को ट्रेन कर दिया, और देन उसके बाद हमने उसकी उसी तरह जिस तरह पहले प्लॉटिंग की थी उसी तरह प्लॉटिंग कर ली, और उसके बाद उसी तरह डिसीजन बाउंड्री को जिस तरह प्लॉट किया था उसी तरह उसको प्लॉट कर लिया। अच्छा, इसमें अगर अब हम देखें तो हमने कहा कि हमारे पास क्या हो रहा है कि पेटल लेंथ और पेटल विड्थ इन दोनों को हमने प्लॉट किया, और इसकी बेस पे हमने डिसीजन बाउंड्रीज जनरेट किया, और अब इसकी बेस पे जो हमारा मॉडल है वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि आया हमारे पास जो फ्लावर है वो आयरिस विजिंटा टाइप का होगा
या आयरिस वेजिंटा टाइप का नहीं होगा। बाकी उसी तरह के जो ट्रायंगल्स हैं वो आयरिस वेजिंटा को शो कर रहे हैं, और जो आपके पास ये ब्लू कह रहे रेक्टेंगल्स हैं या स्क्वेयर्स हैं, ये आपको बता रहे हैं कि किसी और किस्म का फ्लावर है। इसमें हमारे पास अ, अगर हम ये जैसे बाउंड्री जो मैन है, हमारे पास जो 50% प्रोबेबिलिटी इसमें है, देखें इस तरह यूँ ये डॉटेड लाइन्स में जा रही है। अब इस लाइन से ऊपर जितना हम जाते जाएँगे तो देखें उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा जा रही है कि यहाँ पे 60% हमारा मॉडल कॉन्फिडेंट है, यहाँ पे हमारा मॉडल 75% कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास जो फ्लावर है वो आइरिस वेजिंटा टाइप है। और जब हम इस जगह आते हैं तो इस जगह पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा मॉडल 90% कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास जो फ्लावर है वो आइरिस वेजिंटा टाइप है। और दूसरा इसी तरह अगर हम डिस्टेंस बाउंड्री से बिलो की तरफ जा रहे हैं तो ये देखिए हमारे पास आयरन जिनका होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। यहाँ पे देखें क्योंकि एक ट्रायंगल यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका 30% हमारा मॉडल यहाँ पे भी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे फ्लावर भी कोई ना कोई आयरन जिनका टाइप का हो सकता है। और यहाँ पे इसको बिल्कुल नहीं मिला तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी परसेंटेज बिल्कुल कम कर दिया, यानी कि 15% तक ये कॉन्फिडेंट था कि आयरन जिनका टाइप का जो है फ्लावर हो सकता है। तो बस इसके बाद आगे इसकी 0% प्रोबेबिलिटी होगी। इस चीज़ की समझ आ गई इस ग्राफ की? ओके। अच्छा, अब आपने ज़हन में एक तो सवाल आया होगा ना कि अभी तक जो हम क्लासिफ़िकेशन वगैरह कर रहे हैं, ये हम एक ही जो टारगेट है, यानी कि हमारा जो कह लें कि फ्लावर था, हम एक ही टारगेट करके ले रहे हैं। हालाँकि आइरिस में तो 3 किस्म के फ्लावर्स थे ना, विरजिनिका भी था, वर्सिकुलर भी था और सेटोसा भी था। तो अभी तक हम जो चीज़ कर रहे हैं वो बाइनरी क्लासिफ़िकेशन ही क्यों कर रहे हैं? क्या हम बाइनरी के अलावा अगर जिस तरह 3 किस्म की स्पीशीज़ आ गई तो क्या हम उसको क्लासिफ़िकेशन नहीं कर सकते उसकी? तो उसके हल के लिए क्या है ना कि हमारे पास जो नेक्स्ट होता है वो सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन होता है। बेसिकली ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी होता है, सिर्फ उसमें हम क्या है कि मल्टी मॉडल उसकी टाइप रख देते हैं, जिससे उसको पता लग जाता है कि अच्छा मैंने जो है सिर्फ एक टाइप को नहीं देखना, बल्कि उसी क्लास हम सेट कर देते हैं मल्टी क्लास मल्टी मॉडल, तो हमारे पास सॉफ्ट मिक्स रिग्रेशन बन जाता है। बाकी कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं होती हैं ऐसे, सिर्फ हमारे पास क्या होता है जब हम रजिस्टर रिग्रेशन का फंक्शन कॉल करते हैं उस टाइम हम उसमें से एक जो वैल्यू होती है मल्टी क्लास की, वो हम मल्टी मॉडल ऑन कर देते हैं, उसमें से पास कर देते हैं या सेट कर देते हैं दूसरे लफ्ज़ में। तो इससे क्या होता है कि मॉडल को पता लग जाता है कि मैंने सिर्फ एक जो हमारा जो टारगेट था, इस दफ़ा अगर हम देखें तो टारगेट को भी हमने सिर्फ एक पे नहीं सेट किया ना, इक्वल टू जिनका हमने जिस तरह लास्ट टाइम लिखा था उस तरह से हमने नहीं किया, बल्कि हमने क्या टारगेट को अपनी विड्थ और लेंथ के अकॉर्डिंग जितने भी किस्म के फ्लावर्स मौजूद हैं उन सब को हमने क्लासीफाई कर दिया, और उसके लिए अपने मॉडल को उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करने के लिए हमने उसमें से मल्टी मॉडल की वैल्यू सेट कर दी। उसके बाद इसी तरह सैम हमने क्या कहते हैं कोड लिखा, तो उसमें ऐसे चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम बाउंड्रीज की उसी तरह और लेबलिंग वगैरह की है। और देन अब अगर हम देखें तो हमारे पास उसने इसको 3 तरीके से कहने के डिफरेंट हिस्सों में बताया। जैसे हमारे पास आइरिस टोसा को उसने सर्कल से रिजेंबल कर दिया, और आइरिस जो वर्सिकल होता है उसको उसने स्क्वायर से रहने दिया या रेक्टेंगल से कहने, और आइरिस जो जिनका था उसको उसने ट्रायंगल से रहने दिया। तो अब अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या था कि पेटल की ये लेंथ जा रही थी, पेटल की लेंथ अगर हम लेट से इधर आते हैं तो 1.2 होती है, अगर उस टाइम पेटल की विड्थ अगर 0.5 तक है तो वो कॉन्फिडेंट है हमारा मॉडल कि ये जो हमारे पास जो फ्लावर होगा वो किस टाइप का होगा, आइरिस सेटोसा टाइप का, क्योंकि देखें ना सर्कल को शो कर रहा है। इसी तरह जब हमारे पास पेटल की लेंथ आस्ता आस्ता इंक्रीज़ करती जा रही है और यहाँ से हमारे पास पेटल की विड्थ भी इंक्रीज़ हो रही है, जब हम इधर कहीं पहुँचते हैं इस रीजन में तो जहाँ पे ये रेक्टेंगल्स आपको ज़्यादा से नज़र आ रहे हैं, स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास 3.5 से लेके ऑलमोस्ट 5 तक या 4.67 तक ये ज़्यादातर जो लेंथ है, और यहाँ से 1.5 की जो लेंथ आ रही है, जब इन दोनों को हम देखते हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं
मॉडल को देते हैं तो उस टाइम मॉडल हमारा कह लें कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट होएगा कि हमारे पास जो फ्लावर है वो आइरिस वर्सिकुलर टाइप का है। सिमिलरली हमारे पास अगर जब पेटल की लेंथ इंक्रीज़ होती है 6 तक जा पहुँचती है, उस टाइम अगर हम पेटल की विड्थ को देखें 2.5 पे है, जब हम ये वैल्यू इसको देंगे तो हमारा जो मॉडल है वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि उसकी जो वैल्यू है जो हमारे पास फ्लावर वो आइरिस वर्जिनका टाइप का है। बाकी आपको डिफरेंट बाउंड्रीज नज़र आ रही होंगी। इस हिस्से में 15% यानी ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट है आइरिस वर्जिनका के लिए। इस हिस्से में जब वो आ रहा है तो इसमें क्या है कि 30% है। अच्छा, इसको ना अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर मैं इसकी वैल्यू पास करूँ, हम 1 दे देते हैं यहाँ से, यहाँ से 0.5 कर देते हैं। अच्छा, आई थिंक सो मैं रिकनेक्ट हो गया था, तो सारे दोबारा रन करने पड़ेंगे। अच्छा, ये अगर हम देखें तो अरे ऑफ ज़ीरो उसने दिया ना, तो अब अरे ऑफ ज़ीरो से क्या मुराद है? मैं अपने टारगेट 9 पे देखता हूँ तो देख रहे हैं हमारे पास 0, 1 और ये 2, तो अरे ऑफ ज़ीरो में क्या पड़ा हुआ है? सेटोसा पड़ा है। अब देखिए क्या हमारे मॉडल ने ठीक प्रिडिक्ट किया है या नहीं किया कि अरे ऑफ ज़ीरो में यानी कि सेटोसा ही है या नहीं है, जब हमने ये वैल्यूज़ को प्रोवाइड की है पेटल लेंथ की और विड्थ की। तो देखिए जब हमने इसको 1 दे रहे हैं और यहाँ से 0.5 दे रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट इसी रीजन में लाया करा जिसमें हमारा मॉडल कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसकी हैं, सेटोसा की। लेट्स से इन वैल्यू को अगर हम थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, चेंज करते हैं, जैसे 6 पे ले जाते हैं और यहाँ से 2.5 कर देते हैं, 3 कर देते हैं। इस टाइम देखिए इसने अरे ऑफ 2 बताया, तो अरे ऑफ 2 हमारे पास 0, 1 और 2 यानी कि वर्जिन का है। हम चेक लेते हैं अपने ग्राफ से भी कि हमारे पास पेटल लेंथ की वैल्यू थी 6 और उस टाइम अगर हमारे पास 3 वैल्यू हो तो ये देखिए हमारे पास इस हिस्से में मॉडल कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास जो फ्लावर है वो किस टाइप का होगा, वर्जिन का टाइप का होगा। इसी तरह अगर हमने ये तो भी हमने सिर्फ देखा ना कि इस वैल्यूज़ को मतलब जो वैल्यूज़ हम उसको दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर दे रहा था कि इस टाइप का हमारे पास फ्लावर है। अब हम देखते हैं कि ए की वैल्यूज़ डॉट प्रिडिक्ट, ये सिंपल था डॉट प्रिडिक्ट का फंक्शन। अब हम हमारे पास है डॉट प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी का फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी बताता है। प्रोबेबिलिटी बताने से मुराद ये है कि वो कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो मॉडल कह लें कि फ्लावर है वो 50% हमारा मॉडल कह रहा है कि वो इस में लाई कर रहा है या कितने परसेंट कह रहा है लाई कर रहा है इस टाइप में। अच्छा, जैसे अगर अभी हम ये देखें 5 और 2.5, तो ये देखें यहाँ से 5 है और यहाँ से 2.5। अब देखें जो 5 है, 5 के हिस्से में कुछ आपको जो है ना ये स्पेयर्स भी नज़र आ रहे हैं ना ब्लू कलर के। तो बाकी जब हम 2.5 में जाते हैं, 2.5 में तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि हमारे पास विर्जिनका टाइप का होगा। लेकिन अगर हम 5 के लिहाज से देखें तो थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी ये भी साथ आ रही है कि ये वर्सिकलर भी हो सकता है। तो अब इसने जब आंसर दिया है हमारे पास, तो ये देखें इसने इसका तो सिंपली क्या है ना कि 0.5% उसने दे दिया, क्योंकि माइनस देख लें 0.8 इसकी पावर है तो बहुत ही कम है, मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज कम है इसकी ना प्रोबेबिलिटी की। अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास 0.3 तकरीबन कह लें कि ये 4% या 5% तक किसी हद तक ना ये कह रहा है कि हमारे पास जो है ये वर्सिकुलर टाइप का भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ऑलमोस्ट 0.99 यानी कि या 95% तक कह लें कि ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है कि हमारे पास क्या वर्जिनका टाइप का। इस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा और समझने के लिए हम इसकी ना वैल्यूज़ मज़ीद चेंज करके देखते हैं। लेट्स से अगर हम इसको 3 1.5 करते हैं तो ये देखें किस तरह से हमारे पास, अब देखें 8 की जो ये दरमियान वाला था इसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जा रही हैं और इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, कम होती जा रही हैं। अब इसकी क्या वजह है 3 और 1.5। अगर हम देखें तो हमारे पास जो 3 था ये रेक्टेंगल के रीजन में आ रही है, यहाँ से 1.5 है वो तो हाई रेक्टेंगल के रीजन में है। हम इसको 4 और 1.5 पे लेके जाते हैं
देखते हैं क्या तब भी वैल्यू इंक्रीज़ होती है या नहीं। हाँ, अब भी अगर देखें तो मोर रीडेबल फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 98% क्या है कि हमारे पास ये वर्सिकुलर के क्यों बोला, क्योंकि देखिए 4 और 1.5 ये दोनों एग्जैक्टली इस रीजन में लाई कर रहे हैं जो कि हमारे पास आयरस वर्सिकुलर का था। तो इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा मॉडल कितने परसेंट एवरेजली प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है कि जो हमारे पास जो फ्लावर है वो वर्जिनिटा टाइप के है, वर्सिकुलर टाइप के है। होप सो चीज़ें समझ आ रही होंगी साथ साथ। या यहाँ पे किसी का कोई सवाल है? सर सवाल है, जी जी। स्टडी से रिलेटेड है जी जी कि बताएं। अभी आप हमें समझा रहे हैं कि तो समझ आ रही है जो आप मॉडल बता रहे हैं हमें, लेकिन ठीक है। एक तो हमें इसकी जो जो क्लास है वो आप शेयर कर दिया करें तो बेहतर है, जो आपने ये रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग, नहीं सॉरी, ये कोलैब फाइल जो है इसकी, प्ले फाइल्स ठीक है। क्योंकि उससे हमें अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा इजी हो जाएगा। और हम उसको अपने तौर पे भी मॉडल को गूगल करके या किसी तरह से हम देख सकते हैं मज़ीद उसके जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं। इस तरह से अगर आप पढ़ा देते हैं तो एक तो रिकॉर्डिंग, आई एम सॉरी टू से, बट पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग भी अभी अपलोड नहीं हुई, और पिछली हाँ क्लास बिल्कुल मैंने ऐसे ही अटेंड है। नहीं की, वो मैंने अटेंड भी बिल्कुल। नहीं की थी। तो अब मुझे आप रिग्रेशन के बाद अगर ये पढ़ाएंगे तो मुझे तो समझने में मुश्किल होगी। थोड़े इस बिल्कुल तरह के ऐसे ही इश्यूज हैं। है। रिकॉर्डिंग का चलें, आज मैम को मैं पूछता हूँ तो कल तक इंशाल्लाह अपलोड कर देते हैं। तो बाकी कोलैब की फाइल्स इससे पहले मैम कैसे शेयर कर देती हैं आपके साथ? वो व्हाट्सएप पे शेयर कर व्हाट्सएप ग्रुप देती में थी। ही? अच्छा, जी व्हाट्सएप जी। ग्रुप में। ओके चले, जी, मैं कोलैब की फाइल्स आज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। और कोशिश कीजिएगा जितनी क्लासेस आपने ली हैं आफ्टर प्रोबेबिलिटी जो है, जितने भी मॉडल्स हमने स्टडी किए हैं वो आप शेयर कर देंगे तो बेहतर है। ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है फिर आज की क्लास हम इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट फिर हम लेक्चर में डिसीजन ट्रीज देखेंगे, लेकिन काइंडली आप लोगों ने भी एक काम करना है साथ। मैं लास्ट क्लास में भी बताया था, उससे पहले भी, कि मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हम कह रहे हैं, आप वाली बात है कि इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक फ़ायदा नहीं। और अकाउंटेबिलिटी के लिए मैंने ये चीज़ सजेस्ट की थी कि आप इस तरह से करें कि अपनी जो भी फाइंडिंग्स हैं या जो भी आपने सीखा है उसकी एक लिंक्डइन की पोस्ट बनाएं, लिंक्डइन पे पोस्ट करें, और वहाँ पे जो जेन8 का प्लेटफॉर्म है, जेन8 का पेज बना हुआ है, उस पेज को साथ टैग कर दें, उसको मेंशन कर दें। तो इस तरह से एक तो हमें पता लग जाएगा कि बच्चे वाकई कुछ सीख रहे भी हैं या नहीं सीख रहे, उनको कोई फ़ायदा भी हो रहा है नहीं हो रहा, या उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग भी हो रही है नहीं हो रही, या आया वो सिर्फ क्लास ले रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं और बाकी कुछ सीख नहीं रहे। तो साथ अब आपने अपनी फाइंडिंग्स भी उधर लिंक्डइन पे शेयर करनी, इस तरह से एक अकाउंटेबिलिटी टाइप भी हो जाएगी। और साथ आपको पता ही होगा कि आजकल लिंक्डइन क्यों ज़रूरी है, कि जब आप लिंक्डइन पे क्या है कि अपनी पोस्टिंग वगैरह शेयर करते हैं, तो इस तरह से जो बाकी रिक्रूटर्स वगैरह होते हैं या बाकी जो आपके कहने के पीयर्स होते हैं या कम्युनिटी वाले होते हैं एआई के, वो भी देखते हैं इस बंदे को कि ये बंदा वाकई ग्रो कर रहा है और ये चीज़ें सीख रहा है। तो कोई पता नहीं होता कब आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो यही इसी पे एंड करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी साथ साथ काम करेंगे।